स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है। धागों का संसार, सफलता की कहानी। यह कहानी मिट्टी से आसमान तक, जब एक सुई ने दुनिया बदल दी। दिल के धागे, अहंकार से इंसानियत तक की यात्रा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। राख से रेशम तक, ग्लैमर से आत्मा तक की यात्रा। प्रस्तावना: कपड़ा शरीर को ढकता है, पर धागा अगर सच्चा हो तो वह आत्मा को भी जोड़ देता है। सान्या मल्होत्रा को यह बात तब समझ आई जब सब कुछ टूट चुका था। नाम, शोहरत और वह अहंकार जिसने उसे ऊंचाई दी थी, वही उसे खाली कर गया। रेशम की खिड़की, बारिश की बूंदें कांच की शीशे से टकरा रही थी। मुंबई उस शाम समुद्र के रंग का शहर था, चांदी जैसा पर ठंडा। सान्या बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप और आंखों में बेचैनी। उसका फोन बार बार बज रहा था। मैम, पेरिस शो की टीम ऑनलाइन है। पीआर एजेंसी की आवाज। कह दो अभी समय नहीं है। वह बुदबुदाई और खिड़की के पार देखने लगी, जैसे उस महीने गिरा पहला तारा अब भी कहीं आसमान में फंसा हो। कमरे में कबीर था, उसका जूनियर डिजाइनर। रेशमी कपड़े पर वह कढ़ाई के धागे डाल रहा था। सान्या ने कहा, कबीर, यह पैटर्न क्लासिक है, लेकिन स्टेज पर फीका लगेगा। कबीर ने नजर उठाई। मैम, जो हाथों से बना हो वो कभी फीका नहीं लगता। सान्या मुस्कुराई, हल्के व्यंग से। फिलॉसफी से फैशन नहीं चलता, पर बिना आत्मा के चलता भी नहीं। मैम। कमरे में मशीनें गूंज रही थी, मगर किसी ने महसूस किया वहाँ खामोशी ज्यादा थी। माँ की सुई, सान्या की यादों में माँ की सिलाई मशीन की आवाज गूंजती थी। वो मशीन सस्ती थी, पर हर चक्कर में माँ की मेहनत, माँ का सपना घूमता था। माँ कहा करती, हर कपड़ा 2 बार सिला जाता है, एक बार सुई से, दूसरी बार इरादे से। सान्या तब बच्ची थी, पर आज जब उसने अपने स्टूडियो में सैकड़ों मशीनें गूंजती थी, तो उससे बस उस एक आवाज की कमी लगती थी। दीवार पर माँ की फोटो थी, मुस्कुरा रही थी उसी सुई के साथ। सान्या बोली, माँ, मैं रेशम सिलती हूँ, लेकिन खुशी नहीं सीती। नाम की मशीन मिशन एस, यह नाम था उसके ब्रांड का। उसका साम्राज्य, मुंबई के नारीमन पॉइंट से लेकर पेरिस के रनवे तक, हर जगह वही पहचान। वह जहाँ भी जाती, कैमरे चमकते, हर क्लिक पर फ्लैश लाइट से चमकता अहंकार। एक मीडिया पत्रकार ने पूछा, आपको अपनी सफलता का राज क्या लगता है? सान्या बोली, परफेक्शन, कोई गलत धागा नहीं। मगर वह भूल गई थी, इंसान के मन में कोई धागा परफेक्ट नहीं होता। कबीर ने एक रोज कहा, मैम, कभी किसी डिजाइन को अधूरा छोड़कर देखे, कभी कभी अधूरा भी खूबसूरत होता है। सान्या ने उस दिन पहली बार उसकी आंखों में झांक कर बोली, कबीर, तुम बहुत छोटे शहर की बातें करते हो। कबीर ने चुपचाप कहा, दिल भी कोई शहर नहीं होता मैम, वो तो बस कपड़ा है जो सिलना भी पड़ता है। राख, दिसंबर की रात थी। अवार्ड फंक्शन का मंच सुनहरी रोशनी से भरा था। सान्या ने अपनी टीम के साथ मंच पर कदम रखा। कैमरे चमके, ताली गूंजी, उसे इंडिया का सबसे बड़ा डिजाइनर घोषित किया गया। लेकिन पर्दे के पीछे एक रिपोर्टर ने तस्वीर दिखाई, एक छोटे लड़के की, हाथ में सुई, आंखों में सजावट और थकावट। क्या वह बच्चा आपकी फैक्ट्री में काम करता है? सान्या के चेहरे की मुस्कान जमी रही। अगली सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, मैसन एस में बाल मजदूरी। वह शहर जो कल तक उसके नाम से जगमगाता था, अब उसके खिलाफ था। गहराइयों में उतरता 3 दिन बाद सान्या स्टेशन पर थी, अकेली, कंधे पर बैग, हाथ में माँ की पुरानी सिलाई मशीन का हैंडल। कबीर ने उससे कहा था, मैम, भागने से नहीं, सच्चाई सिलने से चीजें बदलेगी। वह बनारसी की ट्रेन में बैठ गई, वो शहर जिसने 1000 साल से इंसान के पाप देखे थे और फिर हर सुबह गंगा मुंह ने धो दिया था। ट्रेन खिड़की के बाहर दौड़ रही थी और उसे लगा उसकी जिंदगी भी किसी धागे की तरह है, जो कभी रेशम था, अब राख हो चुका है। रेशम से मिट्टी तक, आत्मा खोज और पुनर्जन्म। बनारसी की हवा। ट्रेन सुबह 5 बजे बनारसी स्टेशन पहुंची। कोहरे की धुंधिया, चादर में डूबा शहर वैसा ही था जैसा उसने पहली बार किताबों की तस्वीरों में देखा था। गंगा के किनारे दुआएं और मिट्टी की खुशबू एक साथ। सान्या उतरी, कदमों में महीन कंपन था। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। ग्लैमर की रानी अब सूती दुपट्टे में थी। उसे लगा जैसे हवा कह रही हो, यहाँ हर आदमी अपने पाप भी धोता है
और अपने कपड़े भी। कला की झोपड़ी गंगा किनारे झोपड़ियों का एक फैलाव था, मिट्टी, धागे और लाल रंग की छींटों से भरे। वहीं उसने अमीना बेगम को देखा, झुर्रियों वाला चेहरा, हाथों में सुई, आंखों में विश्वास। आप नहीं है? अमीना ने पूछा। सानिया बोली, हाँ, बस सिलाई सीखना चाहती हूँ। अमीना हंसी। सिलाई सीखी जाती है, लेकिन पहले आत्मा को सीना पड़ता है। वह वही वाक था जो सानिया को भीतर से हिला गया। दिन बीता, उसने पहली बार अपने हाथों से कपड़े का टुकड़ा पकड़ा, बिना बिजनेस की सोच, सिर्फ मन से। कबीर की वापसी कुछ महीने बाद वह झोपड़ी अब छोटी वर्कशॉप बन चुकी थी। गांव की 10 औरतें वहां सीख रही थी। एक दिन अमीना बोली, एक आदमी आता है, बच्चों को कला सिखाता है, बहुत शांत है। सान्या बाहर निकली। उसने देखा उसी घाट पर कबीर शेख बैठा था, एक जलते दिए के पास। वह बच्चों को सिखा रहा था कि रंगों को कैसे महसूस किया जाए। सान्या के कदम ठिठक गए। कबीर, वह मुस्कुरा, यह मुंबई की बारिश छोड़ दी आपने? हाँ, अब मिट्टी से रंग बना रही हूँ। कबीर बोला, बहुत अच्छा, बस मिट्टी से सच्चाई होती है, झूठ नहीं। दोनों का संवाद वहीं बुनता गया जो एक नया आंदोलन बनना था। धरती वस्त्र परियोजना सान्या और कबीर ने मिलकर धरती वस्त्र नाम की परियोजना शुरू की। यह गांव की औरतों को काम सिखाने का केंद्र था। बस नियम एक था, हर कपड़े पर कारीगर का नाम लिखा जाएगा। पहला ऑर्डर आया दिल्ली की एक संस्था सभी के लिए कला से। सान्या ने सादे कपड़ों में डिजाइन रखे, हर ओढ़नी में खेतों की पगडंडियों, जलती आशाएं, घर लौटते परिंदे। उन्हें देखकर कबीर बोला, अब तुम डिजाइन नहीं बना रही, दर्शन बना रही हो। उस शाम दोनों ने घाट पर एक एक दिया जलाया। सान्या ने कहा, मैंने अब ग्लैमर नहीं छोड़ा, बस उसकी परिभाषा बदल दी है। मिट्टी की सुई, कबीर की एक सुई पुरानी हो गई थी। अमीना ने कहा, ये सुई लो बेटी, ये मेरी माँ की थी। सान्या ने उसे पकड़ते हुए पूछा, कितनी पुरानी? अमीना बोली, इतनी कि ये केवल कपड़ा नहीं, इतिहास सीती है। सान्या ने वही सुई अपने बैग में रखी और महसूस किया, अब मैं सिर्फ कपड़े नहीं, किस्मत सी रही हूँ। आवाजें धरती वस्त्र की औरतें अब अपने नाम से कपड़े बेचती थी। कभी किसी विधवा माँ के लिए ब्लाउज, कभी किसी लड़की के लिए चुनरी। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, आंटी, मेरा नाम भी टैग पर लिखेंगी? सान्या मुस्कुरा दी, अब हर नाम धागे से लिखा जाएगा। पुनर्जन्म महीनों के बाद फैशन जगत ने धरती वस्त्र का नाम सुना। टीवी चैनल आए, पत्रकारों ने पूछा, क्या आप सान्या मल्होत्रा ही हैं, वो फैशन क्वीन? वह मुस्कुरा दी, मैं वही हूँ, बस अब कपड़े नहीं, इंसान सीती हूँ। प्रतीकात्मक अंत का गंगा किनारे सान्या और कबीर साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था। सान्या ने धीरे से कहा, काश उस दिन माँ की मशीन में ये सुई होती तो शायद मैं पहले ही सादगी सीख जाती। कबीर ने उत्तर दिया, किसी भी कपड़े में असली रंग वही होता है जो मिट्टी से बना हो, और तुमने वो पा लिया है। गंगा किनारे वही घाट, वही धुंध, लेकिन अब वहाँ गरीबों की झोपड़ियाँ नहीं, हुनर घर बने थे। हर दरवाजे पर लिखा था, यहाँ कपड़े नहीं, किस्मतें सिली जाती है। सान्या मल्होत्रा अब किसी ग्लैमर वर्ल्ड की रानी नहीं थी, वह अब सबकी सान्या दीदी थी। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आया था। पत्रकार ने पूछा, आपको विश्व शांति पुरस्कार पर क्या कहना है? सान्या मुस्कुराई, जब रेशम इंसानियत से जुड़ जाए तो हर सुई शांति लाती है। कबीर की किताब, कबीर ने इन वर्षों में अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा था, सिलाई और संसार। उसमें उसने लिखा, अगर किसी रंग में दर्द और दुआ दोनों मिल जाए तो वह कपड़ा इंसान की कहानी बन जाता है। सान्या ने वह किताब पढ़ते हुए कहा, कबीर, तुम जादूगर नहीं, दार्शनिक हो। कबीर मुस्कुराया, नहीं, मैं बस तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हूँ। मगर उसी शाम कबीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अचानक हृदयघात। सान्या की दुनिया थम गई। उसने उसकी हथेली थामी और कहा, तुमने मिट्टी को आसमान बना दिया कबीर। कबीर ने मद्दत आवाज में कहा, हवा में जो धागा छोड़ा है, सान्या उसे टूटने मत देना। और वह मुस्कुराकर सो गया। धड़कनों के धागे कबीर के जाने के बाद सान्या ने बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। लेकिन जब धरती वस्त्र की औरतें उसके पास आई, उन्होंने कहा, दीदी, आपने हमें नाम दिया था, अब हम उस नाम को रोशनी देंगे। सान्या बोली, अब तुम सब मेरी किताब का नया अध्याय हो। गांव की बच्चियां जब सिलाई सीखती थी तो पहली लाइन लिखना
सीखती, इज्जत भी जरूरी होती है। उसी वाक्य ने सान्या की माँ की यादें दिलाई, जैसे वक्त ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। गंगा का कलश। एक दिन लंदन से निमंत्रण आया। ग्लोबल ह्यूमन फैशन अवार्ड नॉमिनेशन, धागों का संसार। सान्या को पुरस्कार लेने जाना था। लंदन पहुंची, मंच पर भीड़ खड़ी थी। तालियों के बीच उसने स्वीकारा, ये पुरस्कार मेरे नहीं, उन हाथों के है जिनमें सिलाई की जगह छाले हैं। सारी दुनिया खड़ी हो गई। वापस आते वक्त उसने गंगा किनारे एक कलश रखा। उसमें थोड़ी मिट्टी, थोड़े धागे और कबीर की किताब की एक पत्ती थी। पुनर्जन्म, धरती, वस्त्र। अब धागों का संसार बन गया था। भारत से केन्या, नेपाल, ब्राजील तक एक ही विचार गया, हर कला में करुणा हो। सान्या अब 60 की हो चुकी थी। उसने संगठन की जिम्मेदारी अपनी शिष्या आर्या को सौंप दी। वही बच्ची जो सालों पहले आई थी, यह कहने, आंटी मेरा नाम भी टैग पर लिखोगी। आज वही बच्ची बोल रही थी, अब हर नाम टैग नहीं, इतिहास में लिखा जाएगा। धागों का आसमान। आखिरी देश वाराणसी के उसी घाट का था। सूरज उग रहा था और दर्जनों औरतें धागों का संसार की ओढ़नियां नदी में धो रही थी। हर ओढ़नी पर एक शब्द लिखा था, माँ, मेहनत, काफी, माफी, मोहब्बत। सान्या ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे बादलों के बीच से कबीर की आवाज आ रही हो। देखो सान्या, रेशम अब उड़ना सीख गया है। उसने धीरे से अपनी डायरी में लिखा, कभी अहंकार में जो करघा टूटा था, आज वही करघा दुआओं की डोर पर चल रहा है। शायद यही असली डिजाइन है। मिट्टी से आसमान तक की सिलाई, उपसहार, धागों का संसार अब दुनिया की सामाजिक फैशन क्रांति का प्रतीक बन गया था। लेकिन उसके मूल में वही सुई थी जो कभी शकुंतला देवी चलाया करती थी, वही धागा जो कबीर ने पकड़ा था, और वही सादगी जो सान्या ने सीखी थी कि असली कपड़ा शरीर नहीं, आत्मा ढकता है। यह था धागों का संसार, रोशनी के धागे, धरती से ब्रह्मांड तक की यात्रा। आर्या का वादा, कबीर की स्मृति और सान्या की शिक्षा ने नई पीढ़ी को गढ़ दिया था। अब धागों का संसार की कमान सान्या की शिष्या आर्या के हाथ में थी। इस बार मिशन था हर बच्चे को हुनर सिखाना। आर्या बोली, अब सिर्फ कपड़े नहीं, भविष्य सीना है। सान्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम वही सौंदर्य हो जो समय ने बुनकर मेरे हिस्से भेजा है। आर्या की दृष्टि में आधुनिकता का परंपरा दोनों थे। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश के हर गांव को जोड़ रही थी। हर ओढ़नी की कहानी अब ब्लॉकचेन पर दर्ज होती, ताकि कोई उसकी मेहनत छीन न सके। मिट्टी के बच्चे। राजस्थान के एक छोटे गांव में नर्सरी खुली। मिट्टी के बच्चे, जहाँ 5-7 साल के बच्चे सुई पकड़ना नहीं, धैर्य पकड़ना सीखते थे। आर्या वहाँ अक्सर जाती, उन्हें कहानियाँ सुनाती, कबीर और सान्या की, मेहनत और नरमता की। एक लड़की ने पूछा, दीदी क्या धागा आकाश तक जा सकता है? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर उसमें प्रेम हो। तकनीक की करघा, धागों का संसार अब देश विदेश में फैल चुका था। पर आर्या ने कहा, अगर ये बस ब्रांड बन गया तो इसकी आत्मा मर जाएगी। इसीलिए उसने AI करघा नामक योजना शुरू की, जहां मशीनें नहीं, कारीगर निर्णय लेते थे। हर डिजाइन से पहले सिस्टम पूछता, क्या ये डिजाइन योगदान देगा या सिर्फ दिखावे के लिए बनेगा? यह वही दर्शन था जो कबीर और सान्या ने छोड़ा था। डिजाइन पहले दिन से गुजरे तभी बाजार में पहुंचे। समय रेखा। सान्या अब 80 साल की थी। आर्या ने उसे वीडियो कॉल पर दिखाया। ग्लोबल एक्सपो थ्रेड्स ऑफ लाइट में 5 महाद्वीपों की ओढ़नियों का संगम, हर एक पर एक शब्द, फेथ, होप, डिग्निटी, ह्यूमनिटी, पीस। सान्या की आंखें भीग गई। मेरी माँ की सुई अब चारों तारों के पार पहुंच गई। उसने कहा। कुछ दिनों बाद वही सुई एक संग्रहालय में स्थापित की गई। उसके नीचे लिखा था, यह सुई सिर्फ कपड़ा नहीं, युग सिली थी। तारों की रेशमी लकीर। आर्या रात में उसी संग्रहालय की छत पर गई। आसमान में तारों की लड़ी थी, जैसे किसी ने धागा लेकर उन्हें जोड़ दिया हो। वह बोली, नानी, शायद यही असली फैशन है, जहाँ रोशनी भी बांधी जा सके। हवा में उसे आवाज आई, कबीर और सान्या दोनों की अब धागा तुम्हारे हाथ में है। धागों की धरती। संयुक्त राष्ट्र ने धागों का संसार को मानव विरासत आंदोलन घोषित किया। इस मंच पर आर्या ने दुनिया से कहा, अब विकास का मतलब इमारतें नहीं, वो दिल है जो एक दूसरे को सी सकते हैं।
उस रोज उसने मंच पर गंगा की मिट्टी और कबीर की किताब का पृष्ठ रखा। यह दुनिया को याद दिलाने का प्रतीक था कि हर सभ्यता की जड़ करघे में ही है। रोशनी के धागे। कई साल बाद आर्या ने अपनी डायरी खोली। पहला वाक्य लिखा, अहंकार से शुरू हुई यात्रा करुणा पर खत्म नहीं हुई। वह रोशनी में बदल गई। घाट पर सूरज उग रहा था। हवा में सुई की आवाज घुल रही थी। माँ, कबीर, सान्या और आर्या, 4 पीढ़ियां एक ही करघे पर, अलग अलग समय की बुनाई। और वही गंगा के किनारे बनी नई कार्यशाला के दरवाजे पर लिखा गया, यहाँ से धागे नहीं आत्माएं निकलती है। अंतिम वाक्य, धागे न मिटे न टूटे, बस हर युग में एक नया रंग चढ़ा और इसलिए यह संसार अब भी सिलता जा रहा है। खुद को, अपने जमीर को, अपने प्यार को। धागों का संसार, रोशनी के धागे मानव कला चेतना की परिपूर्ण परिणति है, जहाँ हर सुई एक मंत्र है और हर ओढ़नी एक प्रार्थना और हर इंसान का कारीगर। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।